नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम कट्टर ईमानदार केजरीवाल पर चर्चा करेंगे। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि कल केजरीवाल को ईडी ने देर शाम गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद आज उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया करीब 2 बजे दिन में। और वहां पे ईडी ने अपने दलील में, ईडी के वकील ने अपने दलील में स्पष्ट किया कि जो पूरा शराब घोटाला है उसका किंगपिन जो है वो केजरीवाल है, अरविंद केजरीवाल है। और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि केजरीवाल किंगपिन है, जो इसको रिश्वत देने वाला है, जिसको कि हम साउथ ग्रुप के नाम कोर्ट में ईडी ने दिया, साउथ ग्रुप। जो साउथ ग्रुप है उसकी प्रमुख हैं के कविता को आप जानते ही होंगे। वो जो केसीआर हैं, अभी कुछ महीने पहले तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे, उनकी पुत्री हैं। तो के कविता जो है पूरे के पूरे जो साउथ ग्रुप है, जिसको कि इस शराब पॉलिसी, जो दिल्ली का जो शराब पॉलिसी थी, जो शराब नीति थी, उसका फायदा इस साउथ ग्रुप को मिला, तो वो उसको लीड कर रही थी। अर्थात वो जो रिश्वत दी गई है वो रिश्वत देने वाली थी। और केजरीवाल के आप पार्टी और साउथ ग्रुप के बीच में जो मध्यस्थता कर रहा था, जो मिडिल मैन था, वो विजय नायर था। अब दोस्तों आप विजय नायर का नाम शायद संभवतः नहीं सुने होंगे। विजय नायर केजरीवाल का बहुत ही प्रिय व्यक्ति है। ये पूरे ही आप पार्टी का मीडिया मैनेजमेंट किया करता था। और ये केजरीवाल का इतना प्रिय था कि इसको जो है विधायकों के लिए जो आरक्षित भवन होता है, जो घर होता है, फ्लैट्स होते हैं, वो इसको दिया गया था। और ये ठाठ से एमएलए निवास में ये रहता था। तो ये जो विजय नायर ये मध्यस्थता का काम कर रहा था। ईडी ने आगे बताया है कोर्ट के समक्ष कि जो पैसा इन लोगों ने लिया, आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, इसने जो पैसा पाया उस पैसे का इस्तेमाल इसने गोवा के इलेक्शन में किया। और पैसा जो है चेन्नई से पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फिर बॉम्बे, और बॉम्बे में मलाड स्थित कोई दलाल है जो ये हवाला ऑपरेटर है, जो हवाला का काम करता है, उसने फिर गोवा में इन लोगों को नगद प्रदान किया है, जो उस समय आपके उम्मीदवार थे विधानसभा चुनाव में। अब इस बात की पुष्टि कैसे हुई दोस्तों कि जो आपका वहां पर उम्मीदवार था, उन लोगों को ईडी ने पकड़ा और उन लोगों ने ये बात कबूला कि हाँ, हमें नगद में पैसा मिला था चुनाव लड़ने के लिए। तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन इसमें किसका इन्वॉल्वमेंट कितना है? जैसा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि आप किसी व्यक्ति को नहीं, पूरे पार्टी को ही क्यों नहीं अभियुक्त बनाते हैं। तो अगर पार्टी को भी अभियुक्त बनाया जाएगा तो उस पार्टी का हेड कौन है? अगर किसी कंपनी को आप अगर बताते हैं कि ये अभियुक्त है, ये क्रिमिनल है, या क्रिमिनल एक्ट किया इस कंपनी ने, तो आप किसको सजा देते हैं? जो उस कंपनी का सीईओ होता है, जो प्रमुख अधिकारी होता है, या उससे जुड़े जो लोग होते हैं। तो यहां भी वही होने जा रहा है, क्योंकि अगर अगर पूरे पार्टी को अगर आप कन्विक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसे मुजरिम ठहराते हैं, तो इसका मतलब है कि जो आपका सुप्रीमो है और जो उसके असिस्टेंट्स हैं, उन सब पे ये मुकदमा चलेगा। तो दोस्तों ये दोनों पक्ष ने अपनी दलील रखी। केजरीवाल को अब जो सिंघवी साहब हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी बड़ी बड़ी दलीलें रखी। और ये दलील जो है करीब 3 घंटे तक चला दोनों पक्षों का। और अंततः आज जो है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो फैसला को जज साहब ने सुरक्षित रख लिया है। अब हो सकता है संभवतः आज रात तक आवे वो फैसला, या कल फैसला आवे कि कितने दिन का रिमांड जो है केजरीवाल का ईडी को मिलेगी। अब तो ये तो रही बात दोस्तों आज की। आज ही एक और बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि जब कल केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी की टीम उसके मुख्यमंत्री आवास पे पहुंची, तो वहां पे जब उन्होंने सर्च किया, तो सर्च के दौरान इनको करीब 150 पेज का एक डॉक्यूमेंट मिला है। 150 पेज का। उस डॉक्यूमेंट में है क्या? उस डॉक्यूमेंट में जितने भी ईडी के अधिकारी अभी तक शराब घोटाले की जांच में लगे हुए हैं, उन सब का पूरा डिटेल जानकारी जो है उस डॉक्यूमेंट्स में है। और सिर्फ अधिकारी तक ही सीमित नहीं है, उसकी पत्नी, बच्चे, उसके माँ बाप, कौन कहाँ रहता है, कौन क्या करता है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी उसमें पाई गई है। ये अपने आप में क्राइम है। इसका मतलब
इससे स्पष्ट होता है इस डॉक्यूमेंट से कि केजरीवाल जो है वो ईडी अधिकारियों पर जासूसी करवा रहा था। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि जो दिल्ली सरकार है उसके अंतर्गत पुलिस नहीं है, तो फिर ये जांच वो किससे करवा रहा था? ये जांच वो किससे करवा रहा था और क्या उसको ये जांच करने का अधिकार भी है? कल के तारीख में तो कोई भी, चाहे वो झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं का भी, उनके पास तो पुलिस भी है। तो अगर ईडी किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास या राजनीतिक दल के खिलाफ अगर कोई जांच करे तो वो तो कुछ भी। और ये बात जो है अब ढकी छुपी नहीं रही है दोस्तों, ऐसा हो भी चुका है। बंगाल में जब ईडी की टीम जो है, जो शाहजहां शेख था, जब उसके यहाँ छापेमारी करने पहुंची तो वहां पे 4 अधिकारियों को भीड़ के द्वारा पिटवा दिया गया। झारखंड का उदाहरण लीजिए कि जब यहाँ पे हेमंत सोरेन के खिलाफ जब ईडी कार्रवाई कर रही थी उनके अरेस्ट होने से पहले, तो हेमंत चूंकि उस समय यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक एफआईआर दर्ज करवा दिया। और किस धारा के तहत करवाया? ST/SC धारा के तहत करवा दिया कि ये हम आदिवासी हैं इसलिए हमको जो है ये लोग प्रताड़ित कर रहा है। तो इस तरह का कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस आलोक में अगर आप देखें तो जो ये केजरीवाल के घर से जो डॉक्यूमेंट मिला है वो बड़ा ही खतरनाक है, और ये खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। ये हर उस राज्य में हो सकता है जहां पर विपक्ष की सरकार हो, और इससे किसी का भला नहीं होने वाला है। लेकिन आइए दोस्तों थोड़ा आप झांकते हैं केजरीवाल के जीवन पर, केजरीवाल के जीवन पर कि कैसे केजरीवाल की एंट्री हुई राजनीति में और वो क्या क्या बोल करके राजनीति में आया था। और साथ ही जो कांग्रेस उस जमाने में, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली और पंजाब या जहां भी आपका टेंटिकल्स बढ़ रहे हैं उन सब जगहों पर आपने भाजपा को नहीं निपटाया है। उन सब जगहों पर जो आम आदमी पार्टी उसने कांग्रेस को निपटाया है। और उस जमाने में अभी 3 महीना पहले तक ये कांग्रेसी केजरीवाल और उसके पार्टी को पानी पी कर गाली दिया करते थे। तो उस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले जान लीजिए कि केजरीवाल है क्या। ये जो कट्टर ईमानदार है, ये इसका एक ट्वीट है 2013 का। ये उसमें पूछ रहा है कि इन लोगों से मतलब है कि उस समय जो कांग्रेस और जो अन्य विपक्षी दल है उनके जो नेता लोग जो भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे उनको जेल क्यों नहीं भेजा जा रहा है। तो उसके जवाब में सत्येंद्र जैन जो अभी तिहाड़ में पड़ा हुआ है, मसाज करवा रहा है वहां पे, वो उसके जवाब में लिखता है कि जब आपकी सरकार आवेगी, माने आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, तब ये लोग जेल में भेजे जाएंगे। ये थे कट्टर ईमानदार। उसके बाद एक इंटरव्यू इसने दिया था अर्णब गोस्वामी को। आपको सबको पता है उसमें अर्णब गोस्वामी टाइम्स नाउ में हुआ करते थे, और उन्होंने केजरीवाल का इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में वो स्पष्ट कह रहा है व्यक्ति कि मैं कभी भी राजनीति में नहीं आऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप खुद देख लीजिए ना कि वो क्या बोल रहा है। Arnab, I have made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. And I have no political ambitions. Does that apply to all the core members of your team? It does. But I can't take responsibility of others. As of today, it does. But I can't take responsibility of others. I can talk about myself. I have no political ambitions. And you will never fight an election. You will never seek a political post. I'll never fight an election. I have a few dreams for this country. Lokpal is one of them. Good judicial system is another. Electoral reforms and decentralization of political power so that participatory democracy is there. These are my dreams, and that is all I will work for. दरअसल दोस्तों केजरीवाल ने हर वो काम किया है जो उसने नहीं कहा है, और हर वो काम नहीं किया है जो उसने कहा है। उसकी एंट्री सार्वजनिक जीवन में, वो पहले एनजीओ में काम करता था, वो बोलता है मैं IRS थे, पता नहीं कब था। उससे पहले मुझे इतना पता है कि वो टाटा स्टील में कुछ दिन काम किया था, फिर छोड़ के भाग गया। जहां भी जाता है छोड़ के भाग जाता है। तो इसको राष्ट्रीय पटल पे जाना जाने लगा जब अन्ना हजारे जो है जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन उनका आरंभ हुआ। तो इसमें ये उसका मुख्य सिपा सलार बन के बैठ गया, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था उसमें।
और उसी दौरान इसने ये इंटरव्यू दी। जो अभी आप देखें वो इंटरव्यू उसी दौरान का है। हम लोग कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम लोग तो राजनीति को साफ करने आए हैं। ये आया था स्वराज की बात करते हुए, उसमें टोपी अगर इसका आप देखे होते, अगर आपको दोस्तों याद होगा, तो एक तरफ स्वराज लिखा रहता था और मुझे स्वराज चाहिए, और दूसरी तरफ लिखा रहता था जन लोकपाल। जन लोकपाल आज तक, अरे तुम देश में नहीं ला पाए, तुम्हारी जहां जहां सरकार है तुम कम से कम वहां ला करके एक उदाहरण तो पेश कर सकते थे, लेकिन दोस्तों इसने नहीं किया। इसने कहा था कि जब मैं सरकार में आऊंगा मैं 5 साल में दिल्ली के को प्रदूषण मुक्त कर दूंगा। दिल्ली के आज भी अभी कल परसों ही डाटा आया है, दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में दिल्ली नंबर 1 है। इसने कहा था मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, और जब इसकी पहली सरकार बनी, इसको बहुमत तो मिला नहीं था पूरा, तो इसने क्या किया, सबसे पहले कांग्रेस से ही हाथ मिला के सरकार बनाया। तो ये जो बोलता है, जो ये आदमी, वो करता नहीं है, और जो ये नहीं बोलता है वो सब काम करता है। जैसे भ्रष्टाचार की बात नहीं कर बोलता, भ्रष्टाचार नहीं, अरे मैंने आकंठ डूबा हुआ है। ये तो एक मामला है शराब घोटाले का, इसका जल बोर्ड का घोटाला, तीसरा जो है इसका जो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ही बड़ा ढिंढोरा पीटते फिरता है, वहां पर नकली दवाइयों तक को इसने सप्लाई करवाया है। उसके बाद स्कूल घोटाला, इसके आप जिस जगह पे जाइए हर जगह आदमी घोटाला करके बैठा हुआ है, हर जगह। और सबसे बड़ी इसकी चालाकी क्या है, इतना धूर्त है ये व्यक्ति कि ये अपने पास में, ये मुख्यमंत्री है लेकिन इसके पास में कोई पोर्टफोलियो नहीं है, अर्थात इसके पास में कोई भी मंत्रालय नहीं है, और ये किसी भी बैठक के बाद किसी भी मंत्रालय के किसी भी फाइल पे ये साइन नहीं करता है, क्योंकि इसको पता है कि एक ना एक दिन हम इसके कारण फंसेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जो क्रिमिनल लॉज हैं उसमें 120B में सामूहिकता की बात की गई है। तुम साइन करो या ना करो, तुम उस कैबिनेट बैठक में बैठे थे तो तुम उसमें शामिल हो, क्योंकि कैबिनेट बैठक के बाद में ऐसा नहीं होता कि हर मंत्री उस पर साइन करता है, उसमें वो बैठा हुआ है, इसलिए उसकी संलिप्तता मान ली जाएगी। तो ये तो रही बात दोस्तों केजरीवाल के प्रारंभिक जीवन की। केजरीवाल सिर्फ 10 साल में, एक चीज तो है कि इसने 10 साल में, जो किसी भी पार्टी के लिए अविश्वसनीय है कि इसने 10 साल में, सिर्फ 10 साल में इसने अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना लिया। इसके हर राज्य में कुछ ना कुछ टेंटिकल्स है, छोटे छोटे पॉकेट्स में, हर जगह इसकी पकड़ है, क्योंकि समाज के एक वर्ग को जो आंख में पट्टी बांध के घूमता है, बुद्धिजीवी है, उसको ये लगता है कि ये भारत का भाग्य विधाता है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर वो इतने राज्यों तक पहुंचा कैसे। आप अगर देखिए दोस्तों, आदर्शवादी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन दोस्तों अगर राजनीतिक दल के पास में पैसा नहीं होगा तो वो अपना विस्तार कभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आज के तारीख में जो चुनाव प्रचार या पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है वो मुफ्त में नहीं होता है। वो जमाना चला गया जब चंदे पे सब कुछ हो जाता था। आप भी अपने साइट पे कहता है कि हम अभी भी चंदे से पार्टी चला रहे हैं, लेकिन चंदा के बल पे क्या आप पार्टी का विस्तार, इतना विस्तार आप इस रूप में कर सकते हैं? दोस्तों उत्तर है नहीं। तो लोग जो इसके पीछे भाग रहे हैं उनको स्पष्ट समझना चाहिए कि आखिर पैसा का कोई ना कोई स्रोत तो है। अगर तुम्हें, जैसा कि अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का ये आया है, जो पूरा डाटा है, उसमें भी दिखा रहा है कि भाई इसको बहुत ज्यादा पैसा कंपनियों से नहीं मिला है। तुम्हें चंदा से भी कितना पैसा आ रहा है? कुछ पैसा आ रहा है। तो आखिर तुम्हारे पैसा का स्रोत क्या है? अगर आपने शराब घोटाला नहीं किया है तो दूसरा प्रश्न तो लोगों को यह भी पूछना चाहिए कि आखिर इसके पास पैसा आता कहां से? क्या कोई विदेशी हाथ? जो फॉरेन हैंड्स की बात होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो टूल किट गैंग्स हैं, उनको पैसा फॉरेन से मिलता है, विदेश से मिलता है। तो क्या आप पार्टी को विस्तार हेतु पैसा जो विदेशी संस्थाओं से मिलता है? अगर ये है तो ये और भी खतरनाक है। लेकिन दोस्तों अब देखिए, जब कोर्ट अब फैसला सुनाएगी कि इसको कितने दिन के रिमांड पे भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये तो बात की बात है। लेकिन कांग्रेस है वो किस तरह से, और विपक्ष के सभी दल किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, थोड़ा उसकी वानगी देखिए। दोस्तों जब शराब घोटाला प्रारंभ हुआ था तो उस समय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय माकन, वो पूरे सवाब के साथ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उन्होंने बताया कि कम से कम ये घोटाला 100 करोड़ का है, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
अब मैं आगे आपको क्या बताऊं, आप खुद ही देख लीजिए। शराब का घोटाला क्या है, शराब का लिकर स्कैम क्या है? लिकर स्कैम सीधे सीधे अब यह एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। और मनी ट्रेल भी एस्टैब्लिश हो गया है कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट वहां पर उनको मिले वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। तो केजरीवाल ने कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाएं। 6% 12% में से किकबैक दिया गया। यह एस्टैब्लिश हो गया कि एडवर्टीजमेंट्स जो दिए गए वहां पे गोवा में, वो एडवर्टीजमेंट्स के पैसे इसी किकबैक से दिया गया है। ये ईडी के चार्जशीट में मेंशन है। ये एस्टैब्लिश हो गया है कि 70 लाख रुपए इनके वॉलंटियर्स को इसी पैसे में से दिए गए, जो जिन लोगों ने आगे सर्वे किया गया, वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई है। जब इसके अंदर प्रूफ आ गया है, जब मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो गई और पीएमएलए के कोर्ट ने थर्सडे को संज्ञान लेकर के चार्जशीट को फाइल करने के लिए ईडी को कह दिया है, तो उसके बाद में क्या नैतिक अधिकार केजरीवाल को है कि वो एक सेकंड भी अपनी पोस्ट पे रह जाएं? तो आज कांग्रेस पार्टी इनसे पूछना चाहती है। कांग्रेस यहीं पे नहीं रुकी, कांग्रेस इसके भी आगे बढ़ गई। जो उसकी तेज तरार प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, हमेशा आप देखते होंगे उनको टीवी पे, उन्होंने और आगे की बात कही। उन्होंने कहा कि जब पूरा दिल्ली कोरोना से त्रस्त था, जब यहाँ पे मौतें हो रही थी, उस दौरान ये व्यक्ति कोरोना से निपटने के लिए आगे नहीं आया। उस समय ये व्यक्ति शराब नीति बना रहा था। और ये जघन्य अपराध है कि आप जो है लोगों की अपनी चिंता नहीं कर रहे हैं, अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं कर रहे हैं, और आप जो है शराब नीति बना रहे हैं जिससे कि आपको अधिकतम रिश्वत उससे प्राप्त हो सके। सुनिए दोस्तों ये भी। जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी। यह प्राथमिकता है सरकार की। इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से, उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राहिमाम मचा हुआ था, विफलता केजरीवाल जी की भी है, उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है। उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी। 3 बजे सवेरे तक शराब बेची जाए, खुले में शराब पिलाई जाए, यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी। तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही, इसकी राजनीति पर संदेह है, इनके सिद्धांतों पर संदेह है। और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे हैं, यह सच है। एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्रवाई भी करते हैं तो वो भी, उस पर भी सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इस पूरे मामले की जांच, इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, दिल्ली के उनके 7 सांसदों ने नहीं किया, उनके सदन के नेता ने नहीं किया, 8 एमएलए ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। तो ये तो रही बात दोस्तों उस समय के कांग्रेस की। अब थोड़ा आज के कांग्रेस के हालात देखिए। जब कल इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, ईडी ने जब कल केजरीवाल को गिरफ्तार किया, तो जो इसके दिल्ली यूनिट, कांग्रेस दिल्ली यूनिट के जो लोग हैं, वो सबके सब जो है सो केजरीवाल के समर्थन उसके घर पहुंचने लगे।
केजरीवाल के समर्थकों के साथ नारा लगाने लगे और उसी समय में जो कांग्रेस की पंजाब यूनिट है वो खुशी मनाने लगी कि अच्छा हुआ है केजरीवाल पकड़ा गया, केजरीवाल भ्रष्ट है। क्योंकि वहां पर जो आपकी सरकार है पंजाब में, जो केजरीवाल के पार्टी की सरकार है, वो वहां पे कई कांग्रेसियों को उठा करके जेल में डाल चुका है। तो वहां पे जो पार्टी यूनिट है कांग्रेस की, जो वहां की यूनिट है, स्थानीय यूनिट है, वो त्रस्त है इन लोगों से, वो आप पार्टी से त्रस्त है। तो उन लोगों ने कल खुशी मनाई। तो ये जो दोहरापन है, सभ्य भाषा में दोहरापन ही कहते हैं, नहीं तो दोगलापन कहते हैं। तो ये जो दोहरापन है कांग्रेस का, यही उसको ले डूबी। स्थिति आज कांग्रेस की ये है कि गुजरात में इसने 7 उम्मीदवारों की घोषणा की, उन लोगों ने स्पष्ट चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इसमें उन 7 में इसका एक बहुत ही तेज तर्रार प्रवक्ता हुआ करता था रोहन गुप्ता, उसने कहा कि हम भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो आकर के टीवी पे बड़े बड़े ज्ञान बखारते रहता है। तो ये तो हालात है दोस्तों कांग्रेस की। लेकिन उससे भी बढ़ करके शीला दीक्षित जो है, जब भी केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन में शामिल हुआ करता था, अन्ना के बगल में बैठ के नारे लगाया करता था, तिरंगा हिलाया लहरा लहरा के लोगों को दिखाता था, उस समय दिल्ली में कांग्रेस के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी। अब शीला दीक्षित के खिलाफ ये पानी पी पी के गालियां दिया करता था। गालियां क्या दिया करता था कि उनको भ्रष्ट घोषित किया करता था। कहता था कि जिस दिन हमारी सरकार आई इसको उठा के जेल में डाल देंगे। विधि का विधान देखिए दोस्तों, या इसे कहिए कि राजनीति का कैसा चक्र है कि उसी शीला दीक्षित तो बेचारे दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उनके बेटा है संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित ने कल केजरीवाल को प्रोटेक्ट किया है, उसके डिफेंस में उसने वक्तव्य दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि एक व्यक्ति जिस मां के बल पे तुम आज राजनीति में हो, हालांकि तुम्हारी राजनीति का भी अंत हो ही चुका है, द एंड हो चुका है, तुम हर बार खड़े होते हो हारते हो, लेकिन कम से कम पार्टी तो छोड़ो, कम से कम अपनी मां को तो याद कर लेते इस वक्तव्य को देने से पहले। दोस्तों आप इस वक्तव्य को सुनिए। था हमारे नेताओं के साथ भी हुआ है, दिन में होता है, सवेरे आते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद आप करें। इसका क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है। और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। इन दोनों मामलों पे, चाहे फ्रीज वाली बात करें या इस पर, क्या स्टैंड रहने वाला है आगे? अगर आप देखिए कोर्ट ही जा सकते हैं, ये थोड़ी है भाई कि आप किसी भी लोकतांत्रिक पार्टी का चुनाव के पहले गला थोड़ी घोंट सकते हैं। आप चुनाव लड़िए, आपको लगता है आपको केस करना है, केस करिए, लेकिन ये कोई तौर तरीका थोड़ी होता है। और मुझे बताइए, मैंने बहुत से रेड देखे हैं, कहीं रात को रेड पड़ती है क्या? आप आइए सवेरे करिए, जो कुछ करना करिए। आप बुला लेते हैं इनको बातचीत के लिए, इन्वेस्टिगेशन करना था कर लेते हैं। ये कोई बात होती है कि रात को 9-10 बजे? अच्छा, रात को 9 बजे और सवेरे 9 बजे के बीच में क्या पहाड़ टूट जाएगा? आप बुलाइए उनको, आप उनसे बातचीत करिए। इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और इसीलिए हम सॉलिडारिटी दिखाने यहाँ आए हैं। तो ये तो हाल है दोस्तों कांग्रेस की, और विपक्षी दल भी पीछे नहीं है। ये केजरीवाल ने किसी को छोड़ा नहीं है। ये हर विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं जो आज इंडिया अलायंस में इसके साथ हैं, उन सबको किसी न किसी समय में ये गाली बका, सबको भ्रष्ट बताया है। बोला, मैंने वो ये बताना चाहता था कि इकलौता ईमानदार व्यक्ति जो ईमानदार कट्टर ईमानदार है वो हम हैं, और जितने भी हैं सबके सब भ्रष्ट हैं। और इन लोगों को वो पानी पी पी कर गालियां दिया करता था, आज उसके साथ में गलबहियां करता है। और केजरीवाल का तो छोड़िए, कम से कम उन विपक्षी पार्टियों का सोचिए, वो आज सबके सब उसके पीछे लाइन लगा के खड़े हैं। और 5 बजे वो लोग सबके सब इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, इसके पक्ष में इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत करने के लिए कि जब अब आचार संहिता लागू हो गया है तब जो है केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। मैंने ये विपक्षी दल ये कहना चाहते हैं कि जब आचार संहिता लग गया है तो हमको हर तरह के क्राइम करने की छूट मिल गई है, हम कुछ भी कर लें, हम कोई भी कुकर्म किए हुए, हमको अभी गिरफ्तार मत करो। इसका सीधा सा मतलब दोस्तों यही तो है कि हम कुछ भी करें, हमको गिरफ्तार मत करो। और इसी समय में दोस्तों जो दिल्ली हाई कोर्ट है वहां पर जो एक PIL फाइल किया गया है, क्योंकि इसकी पार्टी की बड़ी तेज तर्रार नेता है आतिशी मारलेना।
आतिशी मार्लेना ने कल घोषणा की कि वो जेल में जाए चाहे कहीं जाए केजरीवाल, वो जेल से ही सरकार चलावेगा, वो मुख्यमंत्री बना रहेगा। अब मान लीजिए कि आज इसको ईडी का जो है, ईडी को कस्टडी मिल जाती है इस व्यक्ति की, केजरीवाल की। अब मान लीजिए 5 दिन की ही मिली, तो सरकार कौन चलावेगा? क्या फाइल लेके जो है इसके जो दरबारी हैं वो क्या ईडी कस्टडी जाया करेंगे? या कल के तारीख में उसको जब जुडिशियल कस्टडी भेज दिया जाएगा, अर्थात जेल भेज दिया जाएगा, तब क्या होगा? तो क्या ये जेल से शासन करेगा? मैंने ये देखिए, संविधान की तो धज्जी उड़ा ही रहा है। उसी संविधान के द्वारा जो जेल का मैनुअल बना हुआ है, जो जेल की नियमावली बनी हुई है, उसकी भी धज्जी उड़ाने को तैयार है। तो क्या वहां ये दरबार लगाएगा? और इन लोगों ने एक बड़ा अच्छा दलील गढ़ा है। इन लोगों ने कहा कि सुब्रत राय जो सहारा के थे, वो उनको जो से एक पूरा जेल में एक ऑफिस बना के दिया गया था। अरे उससे गवर्नमेंट को पैसा वसूलना था, इसलिए उसको दिया गया था कि लोग जो भी उसके कस्टमर्स हैं, जो भी उसके शेयर धारक थे, उन सबका पैसा वापस किया जाए, इसलिए तुम बैठ कर वहां पर सब कुछ करो। ये क्या कि इसको क्या चीज वापस करना है किसकी? तो सोचिए कि इस स्तर पहुंच गया। तो इसीलिए आज दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL दायर किया गया है कि इस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाए। हालांकि जिस तरह से कोर्ट का रुख है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और केजरीवाल की बेशर्मी जग जाहिर है, ये आदमी बेशर्म है, ये कुछ नहीं करने वाला है। अंततः होगा क्या दोस्तों कि ये LG इसको डिसमिस करेंगे, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उसको डिसमिस करेंगे, और इसके जो समर्थक हैं वो दिल्ली की सड़कों पे बवाल काटेंगे कि देखो हटा दिया, आए हमको हटा दिया, और इस तरह का बवाल ये राजनीति करता रहेगा। क्योंकि ये वो व्यक्ति है कि अगर आप इसके माथे पे अगर कोई थूक दे तो ये उस पर भी राजनीति करने लगेगा। तो ये इस तरह का व्यक्ति। अब देखिए दोस्तों कोर्ट का क्या रुख होता है, क्या भी डिसीजन आता है। जो भी डिसीजन आएगा तो हम लोग फिर उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।